साथियों नमस्कार। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास, आज इसका हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे पेपर बीएड प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो इसी क्रम में हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ और खंड बा से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा खंड सा से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। तो पहला का फर्स्ट है, अभिवृद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अभिवृद्धि की अवधारणा, तो अभिवृद्धि सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य है आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना। और अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो परिमाणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक रहता है। और सबसे मूल बात कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है और परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। और अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। और अभिवृद्धि का जो है शारीरिक दृष्टि से लिया जाता है कि बच्चे का जो है एक अवस्था तक उसकी लंबाई बढ़ेगी, इसके बाद रुक जाएगी। एक अवस्था तक ये ऐसी स्थिति रहेगी कि बच्चों के अंदर जो है रटने की प्रवृत्ति रहती है, बाद में अंडरस्टैंडिंग की क्षमता हो जाती है। तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं वो अभिवृद्धि के अंदर आती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो इस प्रकार इसकी अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास हर अवस्था में बढ़ती रहती है। सामाजिक गुण, सहयोग हो गया, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता, ये सब बालक धीरे धीरे क्रमागत रूप से सीखता है। जब बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है तो उनमें जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार सामाजिक विकास समाज के बीच में होती है और सामाजिक विकास की परिभाषा भी यहीं से तय हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थों में शिक्षा तथा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व और शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंधों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की विवेचना करना एक स्वाभाविक विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में कहें, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्पष्ट रूप से शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक से आपका क्या अभिप्राय है? तो प्रतिभाशाली बालक एक प्रकार के विशिष्ट बालक होते थे। एक विशिष्ट बालक प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु अब इसमें विशिष्ट या अपवादी बालकों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे मेधावी छात्र, पिछड़े, विकलांग, अपराधी आदि।
उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने और उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक एक ऐसा बालक होता है जो विशिष्ट बालक होता है। और प्रतिभाशाली बालक की यह क्वालिटी हो सकती है कि अगर उसकी गणित में रुचि है तो वो इतिहास को ना पढ़े, या इतिहास की रुचि है तो अन्य सब्जेक्ट को ना पढ़े। तो प्रतिभाशाली किसी एक विषय में, किसी एक विषय को लेकर के उसकी रुचि के कारण उसके अंदर प्रतिभा होती है, और इसी को जो है प्रतिभाशाली बालक के रूप में या इसी क्वालिटी के आधार पर उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व की अवधारणाओं में व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के परसोना शब्द से हुई है। परसोना अर्थ है मुखौटा, जिसे पहनकर यूनानी लोग लोकमंचों पर अभिनय करते थे। और मुखौटा लगाने का तात्पर्य यह होता है कि दूसरे लोग वास्तविक व्यक्ति को न देखकर उसे मुखौटा वाले रूप में जाने। धीरे धीरे परसोना शब्द का अर्थ बदलता गया और 14वीं शताब्दी में यह पर्सनालिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। इस व्युत्पत्तिपरक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ बाह्य वेशभूषा है, जिसे धारण कर अभिनेता अपने विशिष्ट व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण, जैसे हमारे बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण, जैसे महात्मा गांधी के विषय में हमने जाना, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, और इनके व्यक्तित्व, इन महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया। और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी शौर्य, साहस, तेज काम करने के लिए ललक, ये सारी चीज़ें जो पैदा होती गई, यह व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तो इसे हमें 50 शब्दों में लिखना है, और 50 शब्दों में लिखने के लिए हमें ज़्यादातर जो प्रश्न करने हैं उनमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ज़्यादातर चीज़ों को लिखने के लिए हेडिंग्स का प्रयोग करना है। तो हेडिंग्स का प्रयोग, हालांकि 50 शब्दों में आप आसानी से प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके, जैसे पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति, और उसके बाद जो है जैसे परसोना शब्द से हुई है, परसोना, और इसका हिंदी पर्याय मुखौटा होता है कि मुखौटा पहनकर यूनानी लोग करते थे, और यहाँ से ये बातें निकल कर सामने आई है। तो ये चीज़ें जो है हमको जब ध्यान रखेंगे तो हमें अपने प्रश्न को लिखने में काफ़ी सुविधा मिलेगी, और हम अच्छे से अपने प्रश्नों को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध क्या है? तो ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं जो समाज द्वारा निर्मित सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना समाज के सभी व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। जब कोई बालक या किशोर इन नियमों का उल्लंघन करके इसे तोड़ने का प्रयास करता है, जिससे समाज को हानि पहुंचती है, तो उसे बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराध के अंतर्गत चोरी करना, झूठ बोलना, भाग जाना, निरुद्देश्य घूमना, जेब काटना, नशा पान करना, लड़कियों से छेड़खानी करना, बलात्कार, वर्जित स्थानों पर प्रवेश, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि असामाजिक कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। और विभिन्न देशों में बाल अपराधी की आयु के संबंध में भिन्नता है, और ये बातें हम बाल अपराध क्या है इसमें लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि की अवधारणा में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि बुद्धि के प्रत्यय पर विगत बहुत वर्षों से विचार मंथन किया जा रहा है, परंतु अभी तक
कोई सर्वमान्य कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं आ सका है। लेकिन फिर भी बुद्धि की कुछ परिभाषाएं, बुद्धि की अवधारणा मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। स्टर्न कहते हैं जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनमें शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। इसी प्रकार से मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। बच्चे के अंदर प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। वास्तविक जगत से संबंध बच्चा स्थापित करता है। आत्मनिर्भरता की भावना धीरे धीरे बढ़ती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास बालक करता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है और घूमने फिरने और भ्रमण करने की एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति अंदर आती है। इस प्रकार से बालक की विशेषताओं में इन विशेषताओं को बड़े ही आसानी से लिखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा में क्या संबंध है? मनोविज्ञान और शिक्षा में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानसिक योग्यताओं और उनका मापन, ये एक विधि, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन को जांच करने की विधि, व्यक्तिगत विभिन्नता, विशिष्ट बालक की पहचान और उनका किस प्रकार से शिक्षण किया जाए, यह भी एक मनोविज्ञान और शिक्षा के संबंध को स्थापित करने वाली बात है। समूह मनोविज्ञान, इसका जो है ग्रुप साइकोलॉजी, किस प्रकार अध्ययन किया जाए। सीखना और सीखने में भी प्रयोगात्मक किस प्रकार से, और बहुत सारी विधियां होती हैं जिनका जो है साइकोलॉजी पर्पस से मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग है। अध्ययन विधियाँ, मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान और शिक्षा में काफ़ी गहरा संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति का जो सीधा सा तात्पर्य है वो मन स्थिति से है। व्यक्ति का रुख क्या है? तो मनोविज्ञान के संदर्भ में अभिवृत्ति वह मानसिक एवं भावनात्मक वस्तु है जो किसी व्यक्ति की विशेषताएं या अभिलाक्षणिक निर्धारित करती हैं। तो शब्द में थोड़ा कठिनाई है, फिर भी सीधा सा तात्पर्य व्यक्ति के रुख से है, व्यक्ति के मन स्थिति से है और उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। तो आज हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का पूरा कर लिया है मॉडल पेपर। आगे हम लघुत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें जो है 50 शब्दों में बातें लिखनी है। तो हमें ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब प्रश्नोत्तर नंबर डालें, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 और यहाँ पर और 1 का हमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन करना है, तो हमें जो है जो हमारी मूल बातें हैं, जैसे अभी हमने चर्चा की अभिव्यक्ति की, तो तुरंत हमें ऐसा लिखना चाहिए कि मनोविज्ञान के संदर्भ में, चूँकि ये अधिगम का मनोविज्ञान है, तो हमें लिखना चाहिए मनोविज्ञान के संदर्भ में। इसी तरीके से अपनी जो है बात 50 शब्दों में, ज़्यादातर हमें वही चीज़ें लिखना चाहिए जो ये स्पष्ट करे कि हमको जो है इसमें काफ़ी क्लियरिटी है, और आगे के जो पेज में लिखी बातें होती हैं वो एग्जामिनर को काफ़ी प्रभावित करती हैं और ये आपके अंक लाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे हम लघुत्तरीय प्रश्न पर भी इसी का पार्ट 2 आएगा, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।